आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। ट्रंप ने दोहराया भारत पाक संघर्ष रुकवाने का दावा। जयराम रमेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब तो संख्या 60 हो गई। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात पहुंची पाकुड़, बोले बिहार में चुनाव आयोग ने भाजपा आयोग की तरह काम किया। सीएम योगी के मंत्री का विवादित बयान, कहा मदरसे मस्जिद से निकलते हैं आतंकी। एएमयू पर भी उठाए सवाल। सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता, विजय सिन्हा उपनेता, किसके पास रहेगा गृह विभाग। सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका। ट्रंप ने कर ली डील। अब समाचार विस्तार से। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है। भागवत ने हिंदू को सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यतागत पहचान बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू और भारत एक ही है। भारत को स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र करार दिया और आरएसएस के चरित्र निर्माण और एकता के लक्ष्य पर भी जोर दिया। आरएसएस चीफ भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है जो हजारों साल की संस्कृति परंपरा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू पर्यायवाची है। भारत को हिंदू राष्ट्र होने के लिए किसी आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है, इसकी सभ्यतागत प्रकृति पहले से ही दर्शाती है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना किसी का विरोध करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और भारत को वैश्विक नेता बनाने में योगदान देने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि विविधता के बीच भारत को एकजुट करने की पद्धति को आरएसएस कहा जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच वो युद्ध सहित 8 युद्ध रोके हैं जब ऐसा लग रहा था कि वे दावे बंद हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को फिर से याद दिला दिया है। कोई मुझे स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रेड डील होगा, जब होगा तो पीयूष गोयल मंत्री जी ने भी कहा है कि होने वाला है, 90% खत्म हो चुका है, पर हमें अंदर की जानकारी हमारे पास तो है नहीं। पर यह बात तो बिल्कुल साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है कि हमने रूस से जो तेल हम खरीद रहे थे उसको हम घटा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में। यह बात तो बिल्कुल साफ है, पर इस पर भी चुप्पी है प्रधानमंत्री। और अभी राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं 5 तारीख को दिल्ली में, पर राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कारण हमने रूस से तेल खरीदना अभी बंद करना है। कब होगा पता नहीं, पर घटा है, घट रहा है और घटेगा। सीपीआई की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने पाकुड़ स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात की। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रुख अपनाने और विभिन्न राज्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। पूरे संथाल परगना में एक कंपनी राज के रूप में अभी चल रहा है, क्योंकि पूरे कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है कोल इंडिया के द्वारा। ये मोदी सरकार की जो नीति रही है कि खनिज का जो पूरा धन है उसको प्राइवेट कंपनियों को सौंपकर यहाँ के लोगों के अधिकारों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। संथाल परगना में 5वां शेड्यूल लागू है, कहीं ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। हम यहाँ आए, हमने बहुत गरीब आदिवासी पहाड़ियों से हम मिले। ग्राम सभा की बात तो दूर, उनको जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ये नीति यहाँ बुलडोजर के आधार पर चला रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार भी इस नीति के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। झारखंड में तो आपकी सरकार है, तो फिर झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम की सरकार ने कहा है पहले कि रॉयल्टी के मुद्दे पर वो परेशान है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रॉयल्टी नहीं दे रही है। हम मानते हैं ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो यहाँ जनता के हालात है, जो यहाँ खनिज कोयला का लूट हो रहा है,
यहाँ लोगों की जो परेशान, प्रदूषण को लेकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, यहाँ पूरा कंपनी द्वारा माफिया राज लागू है, तो सरकार क्या कर रही है इस बारे में? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रेड अलर्ट दिया है पूरे देश के लिए कि अभी चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन के रूप में काम किया है। जितने भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नियम हैं वो सब भंग किए बीजेपी ने, एनडीए ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर बन के रह गई। तो ये बेहद गलत है। दिल्ली विस्फोट पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रवक्ता को कोई भी बयान देने से पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए। संवेदनशील मामला है, इस पर बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत बात को समझने के बाद अधिकृत रूप से प्रवक्ता को बात कहनी चाहिए। उसमें फिर जो चर्चा होनी है वो हम कर सकते हैं। सर एक मिनट, मेरी गाड़ी कहाँ है भैया? सर सलमान सर, बतौर आप बड़े, क्योंकि एक मुस्लिम नेता है, मैं बस आपसे ये सवाल यार बात सुनो। मैं नमाज पढ़ रहा हूँगा तो आप कहना कि आप मुस्लिम नेता हो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलां मजहब के प्रेस के हो, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप मुस्लिम नेता हो? हम लोग भारतवासी हैं और भारतवासी के नाते कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ चिंताएं हमारी हैं, कुछ कष्ट हमारे हैं, कुछ दुख हमारे हैं। उस पर हम लोग वार्ता कर सकते हैं, उचित समय पे वार्ता कर सकते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने USCIRF वार्षिक रिपोर्ट पर कहा कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बातें नई नहीं है। यहाँ के लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं वो भारतीयता में विश्वास करते हैं। वो इन बातों को हमेशा रेखांकित करते रहते हैं और इसमें जो पिछले 10 से 15 साल में नयापन है, ये सरकार की तरफ से और सरकार की संस्थाओं की तरफ से इस तरीके की सांप्रदायिकता को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, पहली चीज क्या रिपोर्ट है, थोड़ी बहुत मैंने सुनी है, लेकिन जो बातें उसमें कही गई हैं वो कोई नई नहीं है। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ भारत के लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारतीयता में और भारतवर्ष में विश्वास करते हैं, वो इन बातों को बार बार रेखांकित करते रहे हैं। और इसमें जो पिछले 10-15 साल से जो नयापन है वो ये है कि सरकार की तरफ से और सरकार की संस्थाओं की तरफ से इस तरह की सांप्रदायिकता को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई उनकी तरफ से गैर कानूनी काम होता है तो उसको संरक्षण मिलता है, उस पर केस नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी ऐसी बातें कर देते हैं जो इस बात को दर्शाता है कि शायद इंटॉलरेंस के प्रति या संवेदनशीलता के प्रति या असहिष्णुता के प्रति वो लोगों को एक प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बातें रहती रही हैं। बाहर की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या कहती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी इन चीजों को माना जा रहा है। अब मुझे एक चीज जरूर लगती है कि अब इस बात को लेकर जो सरकार है और सरकार के जो पिट्ठू हैं वो चिल्लाने लगेंगे कि ये अमेरिका जो है देश को बदनाम करना चाहता है, कोई रणनीति है, कोई साजिश है। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब कोई देश बाहर का हमारे प्रधानमंत्री को कोई तमगा दे देता है या तारीफ कर देता है तो उसको तो आप बार बार कोट करते रहते हो, और अगर कुछ अन्यथा आ जाता है तो उसको फिर आप उसके पीछे मंशा के सवाल खड़े करने लगते हो। हमारा ये कि प्रधानमंत्री का इस देश के प्रति क्या काम है उसका आकलन हमारे यहाँ होता है, उन मापदंडों से होता है जिन मापदंडों में संविधान बना है। बाकी हार जीत चुनाव में होती है नहीं होती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उन्हीं बातों को रेखांकित करती है जो यहाँ बार बार भारत में, जैसे मैंने कहा, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मदरसे और मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां आतंकवादी पनपते हैं, इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने AMU पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और
मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री भारत सरकार से कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी पराही हो गया है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो जान देने और जान लेने का काम करेंगे, हिचकेंगे नहीं। हम समाजवादी पार्टी से सांसद हैं बलिया से। बलिया हमेशा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय हिंदुस्तान में कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, प्रथम व्यक्ति जो है जनपद बलिया की धरती से मंगल पांडे खड़ा हुए और अंग्रेजों की हुकूमत उन्होंने विरोध करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भारतीय जनता पार्टी से वादा करती है, किसी चीज को पूरा नहीं करती। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है तो जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जबकि आचार संहिता पहले लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय कोई किसी को रुपया देना वो उसके वोट की चोरी होती है। तो उन्होंने रुपया दे कर पहले तो SIR से वोटों को चोरी किया, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो घर की महिलाओं को जो है 10 रुपये हाथ में पकड़ा करके उन्होंने वोट की चोरी किया है, जो अलोकतांत्रिक है। हमारा जब चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, दुनिया का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा? लेकिन सांसद पर बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो सांसद पर संकल्प लेते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की तो उसका हम विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आप लोग 27 में? हमारी लड़ाई तो खुलेआम है, आप देखे भी होंगे। बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं बनी कि बलिया मोड़ की चोरी कर ले। 2019 मोड़ की चोरी किया था, मैं चुनाव जीता हुआ था, जो मुझे हराने का काम किया गया था। लेकिन जय हमको महसूस हुआ तो हम पहले लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते थे, हम उस भूल को मान गए। लेकिन मैंने 2024 के चुनाव में कहा था कि चुनाव में अगर जनता मुझे नकार देती है तो जनादेश को स्वीकार करके मैं बाहर आ जाऊंगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, और दुनिया में चले चाहे न चले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, SRI की निगरानी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूँगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। राजपूत ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल के तहत 22 जगहों पर एक जैसे वोट कैसे मिले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह के मृत रिश्तेदार बिहार की वोटर लिस्ट में जिंदा दर्ज हैं और दलित वंचित वर्ग के मृत लोग भी वोटर लिस्ट में जीवित दिखाए जा रहे हैं। किरेन रिजिजू क्या भारतीय जनता पार्टी के छोड़ कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, जो वो हमारी तरफ से बयान दे रहे हैं? किरेन रिजिजू साहब, अगर आपको बयान देना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीजिए और ये बताइए कि ब्राजीलियन मॉडल
हरियाणा में 22-22 जगह उसके वोट क्यों बने हुए? अगर आपको बताना है तो ये बताइए गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार एसआईआर में जिंदा क्यों हैं वोटर लिस्ट में? अगर आपको बताना है तो ये बताइए कि बिहार में दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग, जिंदा लोग वोटर लिस्ट में मरे हुए क्यों हैं? इन सारी डिस्क्रिपेंसीज को आप बताइए ना। कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की जगह अगर आप देश के प्रवक्ता बनते, लोकतंत्र के प्रवक्ता बनते, लोकतंत्र के प्रहरी बनते और संविधान के प्रवक्ता बनते तो आपको पता चलता कि इस देश में एसआईआर और भारतीय जनता पार्टी यानी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के देश के साथ बड़ा भद्दा मजाक कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए महंगा होगा। देखिए, मोहन भागवत जी घर के दालान में खांसते हुए उस बुजुर्ग की तरीके से जिनकी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सहित इनके पूरे परिवार में कोई सुन नहीं रहा है, दलान में बैठ के खांसा करते हैं। कभी कहते हैं हिंदू धर्म है, कभी कहते हैं हिंदू सभ्यता है, कभी कहते हैं हिंदू संस्कृति है। अरे भाई, हिंदू तो संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है। इस धर्म का खराब, इस धर्म को कट्टर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और आपने इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। मस्जिदों के नीचे मंदिर खुजवा करके, मजारों के ऊपर झंडे फहरवा करके, गाय के नाम पर आदमियों की हत्या से ये धर्म बदनाम हुआ है। और इस बदनामी का श्रेय अगर किसी को जाता है तो संघ को और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मोहन भागवत जी, आपको ये याद रखना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत हासिल की है और बिहार की जनता ने एनडीए पर अपना पूरा भरोसा जताया है। ये जीत जितनी शानदार है, हमारा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी शामिल होगी उतना ही भव्य होगा। मेरा मानना है कि जितनी बड़ी ये जीत है उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी है। ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बधाई दी जाने लगी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि दोनों को बहुत बहुत बधाई। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और विजय कुमार सिन्हा उप नेता होंगे। अब ये साफ हो गया है कि ये दोनों नेता फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, जो हमारे विधायक दल की बैठक थी, वरिष्ठ विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक वहाँ मौजूद रहे उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई, समर्थन दिया। और जो हमारे पर्यवेक्षक केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है ये घोषणा की कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी में श्री सम्राट चौधरी जी होंगे और उपनेता श्री विजय सिन्हा जी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा।
उन्होंने कहा कि ये जेट उन विमानों की तरह ही होंगे जो इसराइल को दिए गए हैं। सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से 48 F-35 जेट खरीदने का अनुरोध किया है। ये सौदा पूरा होने पर मध्य पूर्व में इसराइल का F-35 का एकमात्र ऑपरेटर होने का दर्जा समाप्त हो जाएगा। वहीं सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान मिलने की खबर से भारत के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। इसकी वजह वो रक्षा समझौता है जिस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पहले सहमति बनाई थी और जो वैश्विक स्तर पर काफ़ी चर्चा में रहा। यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उस रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ऐसे में चिंता यह है कि क्या सऊदी के एडवांस हथियारों जैसे F-35 का इनडायरेक्ट लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है। अमेरिका F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों का निर्यात बहुत संख्या नियंत्रण के साथ करता है। वह इन्हें केवल भरोसेमंद देशों को ही देता है और इसके लिए अन्य साझेदार देशों की सहमति, सुरक्षा गारंटी, ट्रेनिंग और रखरखाव से जुड़े कड़े नियम शामिल होते हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका सऊदी को F-35 देने के बाद उन्हें किसी और देश, खासकर पाकिस्तान को साझा करने की अनुमति देना बहुत बड़ा जोखिम मानेगा। यदि समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।